हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है पादप प्रजनन। क्या है? पादप प्रजनन। पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई? इसकी परिभाषा क्या है? क्यों पादप प्रजनन के बारे में हमें क्या बोलना है? मतलब पादप प्रजनन कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप के उच्च आनुवांशिकी गुणों वाले पौधों पादपों का उत्पादन किया जाता है। क्यों आवश्यकता हुई? देखिए, पादप प्रजनन में हम इस विज्ञान की सहायता से उच्च आनुवांशिकी गुणों वाले या उच्च गुणों वाले पौधों का उत्पादन करना ही पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है, पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? उद्देश्य क्या हैं? पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा बात। पादप प्रजनन के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सबको भोजन चाहिए, भोजन का मुख्य स्रोत पादप ही हैं। तो सिंपल सी बात है कि पहला ये अधिक उपज, पहला उद्देश्य है अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता वाले अधिक उपज, स्थानीय कृषिगत फसलों की तुलना में उच्च उत्पादन वाले फसलों की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट, उत्पाद के गुणों में सुधार। उत्पाद के गुणों में सुधार मतलब उच्च गुणवत्ता, जिसमें जैसे कि फल का आकार, फल का स्वाद,
उच्च गुणवत्ता के बाद अधिक दक्षता वाली किस्मों का उत्पादन। तीसरा, अधिक दक्षता वाली किस्मों का उत्पाद। शीघ्र पकना, सातवां, समकाल पकना। आठवां, समकाल पकने के बाद प्रकाश असंवेदिता। प्रकाश असंवेदिता के बाद प्रसुप्ति। सुप्ति। प्रसुप्ति के बाद नई ऋतुओं की की किस्म। नई ऋतुओं की किस्म। सूखा एवं लवण रोधिता। 12, अविषाक्त पदार्थों से मुक्ति। अविषाल पदार्थों से मुक्ति। पौधों में प्रजनन की आवश्यकता के लिए अधिक उत्पादन चाहिए। पहला पॉइंट हम लोग का था अधिक उत्पादन। हम ऐसी किस्म की वैरायटी का, हम ऐसी उसमें जो कृषि संस्थागत कृषिगत जो स्थानीय स्तर पे जो फसल थी उनकी पैदावार कम होती थी। अधिक हम ऐसी किस्में उसमें पैदा करें जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ जाए। ये प्रमुख पहला कारण था। दूसरा जो कारण था इसमें उत्पाद के गुणों में सुधार। उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए। उत्पादन क्षमता के अनुसार उपभोक्ता की आशाओं के अनुरूप। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोई शुगर फ्री आलू आ रहा है, तो शुगर फ्री आलू आ रहा है या शुगर फ्री चावल आ रहा है। तो शुगर फ्री चावल आना है, ये क्या हुआ, हिंदुस्तान में डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब डायबिटिक पेशेंट के तो उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, हम मनुष्य। तो अब धान की ऐसी वैरायटी या गेहूं की, धान की ऐसी वैरायटी या हम आलू की ऐसी वैरायटी पैदा करें जो शुगर फ्री हो, यानी जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए। यानी
उसका मतलब उत्पादक गुणवत्ता बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उसमें गुणों का समावेश करना या गुणों को निकालना। ये उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार हम इनमें परिवर्तन करते रहें। तीसरा पॉइंट, कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विवरण। कीट रोगी, कीट व रोगों से पौधों में, जैसे आपको बता दें कि पौधों में, किस पौधे में, बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, टमाटर में कीड़े लगते हैं। तो जैसे ये ऐसी फसलें हैं जो कीट रोधी, इनमें क्या करें कि हम नई तकनीक का इस्तेमाल करके नई प्रजातियां ऐसी विकसित करें जिससे कि इनमें कीट रोधी की क्षमता और इसमें अन्य जो रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता, यानी ये कीट रोगी और रोग रोधी पौधों की किस्में पैदा करना। इसके साथ अधिक दक्षता वाली किस्मों का उत्पादन करना। अधिक दक्षता वाली किस्मों के उत्पादन में हम क्या लाते हैं कि जैसे ऐसी नई किस्में हम उत्पादित करें जिसमें हमें पानी, उर्वरक, इन सब की मात्रा कम मात्रा में यह पौधे अच्छी तरह से विकसित हो जाएं। इनको हम अधिक दक्षता वाली किस्मों का उत्पादन कहते हैं। सीधी सी बात, शीघ्र पकना। शीघ्र पकने का मतलब ये होता है कि आप उसमें पौधा या फसल अपना जीवन चक्र बहुत जल्दी पूरा कर ले, यानी वो जो फसल है वो बहुत जल्दी पक जाएगी। तो जब ये पौधों का जो चक्रीकरण होता है, फसल का जो चक्रीकरण होता है उसमें आसानी हो जाएगी और ये जब शीघ्र पकेंगे तो समय कम लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा। साथ में समकाल पकना। समकाल पकने में एक साथ कुछ जैसे एक साथ खेती की जाती है, उड़द और मूंग, अगर ये दोनों एक ऐसी इनकी प्रजाति, दोनों एक साथ अगर ये पकने लगे, यानी समकाल पकना, एक साथ पकना, तो स्वाभाविक सी बात है उससे भी हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी। प्रकाश असंवेदिता, हर पौधे के लिए एक प्रकाश की संवेदनशीलता होती है। अगर हम प्रकाश को इससे मुक्त कर ले, पौधों को इससे मुक्त कर लेते हैं, यानी पौधों के अंदर प्रकाश असंवेदिता का गुण पैदा कर लेते हैं, ऐसी पौधे की किस्म हम पैदा कर लेते हैं जिसमें प्रकाश असंवेदिता हो, तो उसका उत्पादन किसी भी अन्य वातावरण में, दूसरे वातावरण में भी किया जा सकता है। तीसरा, प्रसुप्ति। प्रसुप्ति व का गुण, ऐसी किस्में जिसमें प्रसुप्ति का, जैसे क्या होता है बाजरे वगैरह की कुछ किस्में ऐसी हैं जो अपने पेड़ पे लगी रहती हैं और वहीं पे मैच्योर होने के समय उनमें अगर पानी मिल जाता है, बरसात का पानी मिल जाता है, तो उसमें जर्मिनेट कर जाती हैं। तो अब जर्मिनेट कर जाती हैं यानी उनमें क्या अंकुरण हो जाता है, तो अब वो फसल बेकार हो जाती है। तो कम से कम अगर उनके अंदर ये प्रसुप्ति, यानी सुसुप्त अवस्था में, प्रसुप्ति अवस्था वो अवस्था होती है जिस अवस्था में उपापचयी क्रिया की दर कम हो जाती है। अगर बीजों में वह प्रसुप्ति अवस्था रहती है तो उस बीज का संग्रह बहुत दिनों तक किया जा सकता है। इसके अलावा नई ऋतुओं की किस्म, नई ऋतुओं की किस्म में जैसे क्या होता है कि ऋतु के अनुसार जायद, खरीफ, रबी, ये तीन आपकी ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं के आधार पे ऐसी, जैसे मक्के की खेती करें, और मक्के की खेती हम अगर इस तरह से करते हैं कि जो कि तीनों ऋतुओं में मिल जाए, तो उसमें कुछ परिवर्तन करके नई किस्म उत्पादन किया जाए जिससे हर ऋतु में वो हमें मक्का मिल जाए या कोई अन्य सब्जी मिल जाए। दूसरा, सूखा एवं लवण रोधिता। सूखा एवं लवण रोधिता का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कि मिट्टी में लवण ज़्यादा होता है, असिंचित क्षेत्र ज़्यादा है, असिंचित क्षेत्र ज़्यादा होने के नाते पानी की कमी रहेगी। तो हम ऐसी किस्मों का कि जो कि लवण रोधी भी हों और क्या होते हैं और कम पानी में ही वो पैदा होने की, यानी सूखा हुआ लवण रोधिता इनमें आ जाए। इसके साथ कुछ पौधे ऐसे होते हैं,
सरसों के तेल में एक एसिड होता है, वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह लौकी में भी, जो पहले स्थानीय किस्म की लौकी होती थी, उसमें भी कुछ जहरीले पदार्थ मिलते थे। तो इन अविषालु पदार्थों की से कैसे मुक्ति मिले, इस विधि से ये ऐसी प्रजाति जिससे कि विकसित कर ली जाए कि जिससे अविषालु पदार्थों से भी मुक्ति मिल जाए। अगर हम ये सारा कार्य कर लेते हैं तो हमारे लिए उत्पादन, फसल उत्पादन एक उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। और ये सारा का सारा कार्यक्रम पादप प्रजनन द्वारा के से ही संभव है। और इसी नाते पादप प्रजनन का ये सारे कार्यों में उद्देश्य था। अब आइए, क्या होता है पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। पादप प्रजनन क्या है भाई? पादप प्रजनन की विविधताएं, विविधताएं, पादप प्रजनन की विविधताएं, सॉरी विविधताएं नहीं, क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं। उन्नत किस्म उत्पादन, उन्नत किस्म के उत्पादन एवं वितरण में निम्न क्रियाएं करनी होती हैं। निम्न क्रियाएं करनी होती हैं। नंबर 1, क्या क्या निम्न क्रिया है? विविधता, का उत्पादन। विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन में विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन फसल सुधार का एक मूलभूत आवश्यकता होती है। इसमें विविधता के लिए
निम्न क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? नंबर 1 ग्राम्यन। ग्राम्यन नंबर 1 ग्राम्यन। जंगली फसलों पादपों का उत्पादन मनुष्यों द्वारा किए जाने को ग्राम्यन कहते हैं। अब इसमें फसल उत्पादन में कैसे विविधता आएगी? जो जंगली पौधे होते हैं, उन जंगली पौधों में अपने आप वो फसल उगती हैं, अपने आप वो उनका लाइफ मतलब जीवन चक्र पूरा होता है, और उसके कुछ गुण अवगुण जो होते हैं वो अनवरत उसी तरह चले आते हैं। लेकिन जब मनुष्य द्वारा उन जंगली पादपों का अपने द्वारा उत्पादन किया जाता है तो उसे ग्राम्यन कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जब ये मनुष्य ग्राम्यन उत्पाद तो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके गुणों का चयन कर लेता है, और जब चयन कर लेता है तो उस चयन के आधार पे उन्हीं कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार के बीजों का ही बोता है और उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये ग्राम्यन में इस तरह से जंगली पादपों का एक तरीके से ग्राम्यन मतलब डोमेस्टिकेशन किया जाता है इस प्रोसेस में, जिससे कि विविधता उत्पन्न होती है। इसके बाद जनन द्रव्य संग्रह, जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य संग्रह, प्लाज्म कलेक्शन भी कह सकते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन जनन द्रव्य संग्रह में फसल पौधों और उनके उनकी जंगली प्रजाति के जनन द्रव्य का एक साथ संग्रह, इससे क्या होगा कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या उनके मूल लक्षण हैं, इनका अध्ययन करके और उसके आधार पे पौधों में एक विविधता पैदा करना। पादप पुनर्स्थापना, इसके बाद आ जाइए। ये हो गया भाई, पॉइंट समझ में आ गया कि विविधता का उत्पादन यानी पौधों में विविधता चाहिए। फसल सुधार तभी संभव है जब उसमें विविधता होगी। विविधता के लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जिसमें मैंने एक बताया कि ग्राम्यन क्या होता है, मनुष्य द्वारा उसकी जंगली प्रजाति को सामान्य तौर तरीके से उसको फसली पौधों में बदलने की क्रिया ग्राम्यन कहलाती है। यानी मनुष्य द्वारा उस जंगली पादपों का उत्पादन मनुष्यों द्वारा किए जाने लगे तो उसे हम ग्राम्यन।
जंगली पौधे अपने आप उगते हैं, उसका कोई भी उत्पादन नहीं करता, लेकिन जब वो मनुष्य द्वारा, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें चयन भी करता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं करके और उसमें अच्छे से अच्छी पैदावार और अच्छे गुणों वाले फसल का संग्रह करना चाहता है, तो उसके द्वारा पौधों में वो विविधता आती है। दूसरा जन्मद्रव्य संग्रह, फसली पौधों और उनकी जंगली प्रजाति, क्योंकि जितने भी आप फसली पौधे देखते हैं उनकी जंगली प्रजाति होती है। पहले वो जंगलों में ऐसे ही पाए जाते थे, उनमें क्या हुआ, विविधता पैदा हुई जिससे वो फसली पौधे हुए, और उनके जन्मद्रव्य का संग्रह करना और उनका अध्ययन करना, ये जो होता है, जिससे भी ये हमें ज्ञात हो जाता है कि इसमें पौधों में विविधता की है अथवा नहीं है, और विविधता किस हद तक लाभदायक है। इसके साथ साथ इसके बाद की भी जो विधि है, पौधों में पादप पुनर्स्थापना। पादप पुनर्स्थापना, पादप पुनर्स्थापना, इसमें क्या करते हैं, ऐसे पौधे जो कभी किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में उगाए जाते थे या पैदा होते थे, अब वहाँ पे बाद में उनको अब नहीं पाए जाते हैं, तो उनको कहीं और से ला करके फिर इस क्षेत्र में फिर से उसका उत्पादन या उसकी खेती करना पादप पुनर्स्थापना कहलाता है। इससे भी विविधता आती है। क्या हुआ, फसल प्रजाति, तीसरा है संकरण। ये नेक्स्ट संकरण क्या होता है भाई, भिन्न भिन्न गुणों के पादपों के परस्पर संकरण के क्रिया द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। परस्पर भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, जिससे पौधों में विविधता प्राप्त होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया, विविधता प्राप्त होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये विविधता प्राप्त हो गई, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। विविधता प्राप्त हो गई, उत्परिवर्तन। किसी पादप में आनुवांशिकी गुणों का अचानक परिवर्तन
उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है। जब उसमें उत्परिवर्तन हो गया, अचानक उसके आनुवांशिकी गुणों में का अचानक परिवर्तन, किसी पादप में आनुवांशिकी गुणों का अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता। अचानक परिवर्तन हो गया, उसका कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसके आर्टिफिशियल तरीके हो सकते हैं, मतलब और उसमें प्राकृतिक अवस्था भी हो सकती है, उत्परिवर्तन होते रहते हैं। तो उत्परिवर्तन के द्वारा भी पादपों में विविधता पाई जाती है। उसके बाद बहुगुणिता। बहुगुणिता 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 में किसी पादप की कायिक कोशिका में, किसमें, कायिक सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका में एक निश्चित गुणसूत्रों की संख्या या समुच्चय की संख्या का ज्यादा होना बहुगुणिता कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। गेहूं बहुगुणिता है जो हम खाते हैं, बहुगुणिता कहलाता है। जैसे 2n होना चाहिए, अब किसी में 6n भी है, कोई 4n है, यानी ये द्विगुणित हैं। अगर यही, क्या द्विगुणित तब होते हैं जब गुणसूत्र का 2 समुच्चय एक साथ होता है तो द्विगुणित होते हैं। अगर समुच्चय की संख्या बढ़ गई यानी 3n हो गए, समुच्चय की संख्या भी 2 बढ़ गई 4n हो गए, तो ये बहुगुणिता कहलाती है। और इस बहुगुणिता से पौधों में, फसलों में एक विविधता आती है, यानी यह बहुगुणिता भी विविधता के लिए आवश्यक है। आनुवांशिकी, जेनेटिक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवों, पादपों एवं जंतुओं के
जीन अवयव में परिवर्तन करके विविधता प्राप्त की जा सकती है। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहा है, उदाहरण। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन है क्या कि महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, और जब कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर, तो वहाँ पे उस पर रोग बहुत ज़्यादा लगते थे, और जिससे कि वो जो कपास का फल होता था जिससे रुई निकलती थी, वो उस रुई को ये नष्ट कर देते थे। अब ऐसी कंडीशन में हमने आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा एक बैक्टीरिया का जीन अवयव को थोड़ा सा लिया और उस पौधे के जीन अवयव में उसको समेकित कर दिया। समेकित करने के बाद हमको एक नया किस्म का पौधा मिला जिसमें वो कॉटन में वो कीड़े नहीं लगते थे, जाते थे तो वो मर जाते थे। तो ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा भी हम पौधों में, हम फसलों में, पादपों में विविधता पैदा कर सकते हैं। ये हमारे विविधता करने की क्रियाएं थीं। अब इसके बाद तो विविधता के साथ साथ अब चयन, तो चयन की बात करनी है।